अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के टेस्ट सीरीज जो हो रही है एक तरतीब से हो रही है, डिवीजन वाइज हो रही है। इस वजह से एक लंबे अरसे से पेपर्स का सिलसिला जारी है। रिसेंटली इस वीकेंड पर जो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनमें से पीएसटी का पेपर 31 मई को कंडक्ट हुआ है। इस वीडियो में ये हम पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर दो हिस्सों में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस होगा और पार्ट 2 की वीडियो अलग से बनेगी। ये पेपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि फ्यूचर में जितने भी टेस्ट होने हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस तरह के टेस्ट देने जा रहे हैं या ईटा के थ्रू किसी भी टेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपरली डाटा मौजूद हो, सॉल्व पेपर्स मौजूद हो और वो वहां से आइडिया ले सकें कि तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो आगाज करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंग्लिश। द सिनोनिम ऑफ ग्रैस्प इज। तो किसी चीज को ग्रैस्प करना मतलब किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को गिरफ्त में लेना, तो इसका जो सिनोनिम होगा दैट विल बी क्लैस्प। तो पहले का राइट आंसर है ए। आइडेंटिफाई द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली फुल या फिर क्राउडेड। हम अमूमन कहते हैं कि जगह बहुत कंजेस्टेड है, उसका मतलब ये होता है कि जगह थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं, तो एक्सट्रीमली फुल के मीनिंग्स में आ जाएगा। व्हाट डज द सफिक्स मेंट इंडिकेट। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वर्ड्स के एंड पर मेंट आ रहा होता है, जिस तरह सप्लीमेंट। तो ये क्या चीज होती है? ये किसी भी चीज की कंडीशन या फिर स्टेट होती है। तो राइट आंसर है सी। He recorded statements of various people. Identify the part of speech of underlined word. अच्छा, यहाँ पे जो various है ये अंडरलाइन था, तो ये various यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत सारे लोग। So he recorded statements of various people. Next है which phrase is not an example of alliteration. Alliteration इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें किसी सेंटेंस के अंदर सेम साउंड के जो वर्ड्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। लाइक द कैट सैट ऑन द मैट, पर्पल पैंडास पेंट पोर्ट्रेट्स। अब बी में सेम साउंड नहीं है तो सेम कॉन्सोनेंट से जो वर्ड है वो शुरू हो रहे हैं। और क्विक, क्वाइट, स्क्विरल, तो ये भी साउंड जो है जो सिमिलर कॉन्सोनेंट्स की है। जो लास्ट है इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है। गोस्ट्स एग्जिस्ट इन स्टोरीज, तो इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है विच लाइन कंटेन्स ऑडिटरी इमेजरी, यानी कि कोई ऐसी बात जिसे सुनकर आपके जहन में कोई आवाज गूंजे। द कॉफी टेस्टेड। अब टेस्ट से कोई आवाज नहीं गूंजती। द लीव्स क्रंच्ड अंडर हर फीट। पत्तों के कड़कड़ाने की या पैरों के नीचे आने की आवाज, उनके क्रंच होने की आवाज। द स्टार्स ट्विंकल, ये तो विजन से रेलेवेंट है। द आइसी विंड कट थ्रू हिज जैकेट, ये फीलिंग से, ये टच से रेलेवेंट है। तो यहां पर जो ऑडिटरी है वो हमारे पास क्रंच्ड है। सो दैट इज आवर राइट आंसर। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो 4 सेंटेंसेस हैं, किसी एक में सही प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। अब देखें इज दीज, तो दीज के साथ इस तो नहीं आएगा, ये गलत है। और दिस, आर के साथ दिस नहीं आएगा। आर दीज मैन वर्कर्स, तो ये हमारा राइट आंसर है। लास्ट वन है इज दिस मैन, ये आपके पास सिंगुलर है तो ये मैन वैसे भी दिस नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट मॉडल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। अब मॉडल फॉर्म का मुराद ये है कि हमने सेंटेंस को इस तरीके से लिखना है कि इसमें आप बात पर फोकस कर रहे हो ज्यादा, या बात की जो नेसेसिटी है उसको बढ़ाकर पेश कर रहे हो। सो यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। जब आप ये यूज करते हैं यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज, तो ये आपके पास बन जाता है मॉडल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। दे टुक द कीज, तो ये आपके पास टुक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। द फ्लावर्स डाइड, सब्जेक्ट जो है उनको वर्ब ने कंप्लीट कर दिया है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप यहां पर कंपैरिजन से चेक कर सकते हैं कि जो ए है ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें से अमूमन क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक दफा तसल्ली से देख लें ताकि इससे रेलेवेंट जब भी क्वेश्चन आए आपको उसका आइडिया हो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 6, ये एक फ्रैक्शन है। -6 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड फ्रैक्शन है, और 1 डिवाइडेड बाय 2 ये थर्ड फ्रैक्शन है। तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो आप ये देख लें कि आप इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं।
2, 6 और 11 का जो एलसीएम आता है आपके पास वो 66 आ सकता है। तो हम इसका 66 एलसीएम ले लेते हैं। 6 11s are 66, 11 5s are 55 माइनस 11 6 are 66, 6 7s are 36 प्लस 2 33 are 66, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। अब आपने 55 में से 36 माइनस करना है और फिर 33 आपने जमा कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्चुअली 88 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 66, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 66। अब आपके पास यहां पर देखें क्या ये आंसर इस तरह मौजूद है? नहीं मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। ऊपर 26 है, नीचे आपके पास 33 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अमूमन क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का कि यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि एलसीएम इसका 66 आना था, तो आप एलसीएम मालूम करने के लिए इसको कर लें सॉल्व 6 11 और 2 को। तो 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 1s are 3, और जो सॉल्व नहीं होता उसको हम वैसे लिखते जाएंगे 11 1s are 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 66 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर, विड्थ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया है 96, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, विड्थ आपके पास 3 है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर लाके डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 32 मीटर्स। तो रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया होता है, स्क्वायर में लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। तो 2 से लेकर 18 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं आप उनको जमा कर दें। अब हम 2 से 18 तक इवन नंबर्स लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब आप इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके पास इवन नंबर्स हैं। आपने इन सबको जमा कर लेना है और जमा करके टोटल नंबर्स पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। अगर हम इनको जमा करें तो 18 और 16 34 होते हैं, 34 और 14 48, 48 और 12 60, 60 और 10 70 होते हैं, 70 और 8 78, 6 84, 4 88 और 2 90। तो ये 90 नंबर आपके पास इनका सम आया। आप इसको 9 से यानी कि टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, आपके पास इनका एवरेज यानी कि 10 आ जाएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, अब हमने इसको सॉल्व करके देखना है इनफैक्ट। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 6, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4y माइनस 12, इट इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 4y प्लस 32 आएगा इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो y है इनको सॉल्व कर लें, 7y माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18, इधर आप y वालों को कर लें y, 5y माइनस 4y अकेला y रह जाएगा, 14 प्लस 32 ये आपके पास हो जाएगा 46 इनफैक्ट। तो y को आप उस साइड पे ले जाएं, 7y माइनस y, जो 18 है आप इसको इधर ले आए, ये जमा हो जाएगा। तो ये 6y आपके पास बराबर हो जाएगा, 46 में 18 को जमा कर लें, ये हो जाएगा 64। अब आप 6 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारा राइट आंसर है। अलजेब्रा को वैसे भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके देखना चाहिए, इसका तो कोई भी रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है। अ गार्डन इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। A 5 centimeter wide road is made all around the inside of the garden. Find the area of the road. क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं है कि आपके पास एक गार्डन है, गार्डन की जो आपके पास लेंथ है वो हम कर लेते हैं 75 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 82 सेंटीमीटर। अब एक रोड इसके अंदर बनाया गया है, रोड अंदर है 5 सेंटीमीटर, तो ये हम कह लेते हैं कि ये जो हम दोनों लाइंस के दरमियान जगह छोड़ रहे हैं ये हम रोड की जगह छोड़ रहे हैं। तो ये इधर से भी 5 सेंटीमीटर है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो अब अगर हम इसकी नई लेंथ निकालें तो इस रूटीन में अगर आप देखें तो 5 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 5 इधर, तो पहले 82 था, ये कम रह के हो गया 72 सेंटीमीटर। और जो पहले इस तरह हाइट 75 थी, 5 इधर से कट होगी, 5 इधर से, तो ये आपके पास रहेगी 65 सेंटीमीटर। तो अब हमें मालूम करना है एरिया ऑफ द रोड। तो ये क्वेश्चन इस तरह के पहले भी रिपीट होते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये जो जगह है दरमियान में, ये वाला रोड है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है।
तो रोड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टोटल शेप में से ये अंदर वाली जगह निकाल देंगे, जो बाकी है वो आपके पास रोड का एरिया बन जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे 82 को 75 से मल्टीप्लाई करके, फिर आप इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे 72 से 65 को मल्टीप्लाई करके, और जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपने रोड का एरिया निकालने के लिए आउटर रेक्टेंगल में से उसके एरिया में से माइनस कर देना है इनर रेक्टेंगल के एरिया को, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ A to B is 8 to 9 and B to C is 4 to 6. Find the continued ratio A ratio B ratio C. A ratio B ratio C ये हमने फाइंड आउट करनी है। A और B की है 8 ratio 9 और B to C है 4 ratio 6। अब हमने कंटिन्यूड रेशियो बनानी है। अब इनमें कॉमन b है तो b को हम कॉमन लेवल पर लाते हैं, तो 9 और 4 का एलसीएम निकालते हैं जो कि 36 है। 36 के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से। ऊपर वाली पूरी रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली पूरी रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 × 8 32, 9 × 4 36, 4 × 9 36 और 6 × 9 54। तो ये रेशियो निकलेगी 32 रेशियो 36 रेशियो 54। हो सकता है आपके क्वेश्चन में इस तरह रेशियो पूछ ले, हो सकता है वो किसी और तरीके से आपसे पूछ ले इसको सिंप्लीफाई करके कि उस सूरत में फिर ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 27 होगा, मतलब हाफ किया जा सकता है। दोनों तरह से इसके आंसर्स हो सकते हैं। In a camp of 36 earthquake victims, there is enough food for 20 days. If 12 more people come, in how many days will the food last? तो जो कैंप है उसमें एक तो फूड है और दूसरा वहां पर लोग हैं। पहले 36 लोग हैं, फूड है 20 दिनों की, फिर आपके पास 12 लोग और आ गए, तो हमने चेक करना फूड कितने दिनों की मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। ज्यादा लोग थोड़े दिनों की फूड, थोड़े लोग ज्यादा दिनों की फूड, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि x को पहले लिखना है 20 को बाद में। यह है 36 डिवाइडेड बाय 48। पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लें, दोनों को आप 12 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास रह जाएगा 3, ये रह जाएगा 4। फिर आप 20 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5s are 20, 5 3s are 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इज डिक्रीज्ड इन 1 to 6 रेशियो, व्हाट इज द रिजल्ट? हमने 18 को 1 to 6 की रेशियो में डिक्रीज करना है, तो हम करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको इतना कम करें तो ये 3 नंबर्स कम हो जाएगा। पहले 18 है, अब 3 नंबर्स कम होके बाकी जो रिजल्ट है वो क्या रह जाएगा 15। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि ये कितने नंबर्स कम होगा, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 12x + 35? तो हमने चेक करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो x² है, -12x है, +35 है। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो एक्सट्रीम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 35x²। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को दो ऐसे इंटरमीडिएट्स में ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर्स में उसको ब्रेक करना है कि उनको भी मल्टीप्लाई करें तो 35x² आए। अच्छा 12 को हम 200 में तकसीम करके देते हैं। 8 और 4 करें तो 8 × 4 32 होना है। 7 और 5 करें फिर भी 12 बनता है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 बनना है। तो हम क्या करते हैं x² - 7x - 5x + 35। अब ये आपने इसको सिंपल कर लिया है, तो अब आप इसके फैक्टर्स निकाल लें। x कॉमन लेंगे तो x - 7 और इधर से -5 कॉमन लेंगे तो x - 7, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और ये आपका जो अंदर कॉमन आया वो x - 7 आया और बाहर जो आपने कॉमन लिया वो x - 5 लिया है, तो ये आपके पास होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बार बार करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x + 1
इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, क्योंकि उस सूरत में अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं रूट में तो ये जो आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करते जाते हैं, और ये माइनस और ये -1 और ये +2 और ये इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 आता है, प्लस a -1 का स्क्वायर सिंपली 1 आता है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गए, ये रह गया आपके पास a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो आपका ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम 0 के बराबर कर सकते हैं अगर हमारे पास x की कोई पॉसिबल वैल्यू हो, तो उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर x प्लस 1 को x इज इक्वल टू -1 में ले जाते हैं। नेक्स्ट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देन sin थीटा। अब आपको ये फार्मूला पहले तो पता होना चाहिए। tan थीटा का फार्मूला होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो जो आपके पास यहां पर tan थीटा ये आ रहा है आपके पास 45 डिग्री, तो 45 जो एक्चुअली ये 45 नहीं है, ये 4 डिवाइडेड बाय 5 है। अगर आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 है तो उस सूरत में आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई, ऑपोजिट साइड की 4 और एडजेसेंट साइड की आपके पास वैल्यू आ गई 5। यहां से अब आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आपने ये इसका स्क्वायर रूट ले लेना तो इसका भी आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 16 प्लस 25, उसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा ये 41। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 41। अब साइन थीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऑपोजिट की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की 41 और 41 स्क्वायर रूट, और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि जो साइन थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है उसकी वैल्यू आपके पास माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट drawn to a circle of radius 6 cm from a point at a distance of 10 cm। आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से बाहर तक का जो रेडियस है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब एक टेंजेंट ड्रा किया गया है। टेंजेंट आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सर्कल को बाहर किसी पॉइंट पर टच करके जा रही है। अब ये आपने ड्रा किया है एट अ पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट से जो आपके पास आप सेंटर से तकरीबन 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। हम कह लेते हैं कि ये वो आपके पास पॉइंट है। अब आपने फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और ये आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो आपने फिथागोरस थ्योरम लगाना है, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे, एल का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर जो कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस जो है वो है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 और इसका स्क्वायर रूट ये आपके पास हो जाएगा 64, उसका स्क्वायर रूट दैट विल बी 8। तो 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर। 1965 की जंग में लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये इंडिया के वजीर आजम थे। व्हेन डिड जनरल मुशर्रफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 20 जून 2001 को बने थे। उससे पहले वो हुकूमत संभाल चुके थे लेकिन प्रेसिडेंट वो 20 जून 2001 को बने। इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू पाकिस्तान एंड चाइना ऑफन शेयर द सेम स्टांस। तो यूएन में हमारा और चाइना का जो स्टांस होता है वो सेम होता है। What is considered essential for a country's industrial development। अगर आप किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि वहां पर रॉ मटेरियल जो है उनमें कभी कमी ना आए और वो अवेलेबल हो, चाहे वो उस मुल्क से निकले या दूसरे मुल्कों से मंगवाए जाए। Who was replaced by Lord Mountbatten as Viceroy of India। तो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवल थे, तो उनको रिप्लेस किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। फर्मेंटेशन अकर्स ओनली इन ऑक्सीजन फ्री और एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, स्पेशली जिस तरह आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सुनते हैं, दही बनने का प्रोसेस,
तो फर्मेंटेशन अकर्स ओनली इन ऑक्सीजन फ्री और एनाएरोबिक कंडीशन। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन में होता क्या है? एक्चुअली फर्मेंटेशन में ये होता है कि ग्लूकोज जो है ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होती है जिसे हम पायरोवेट या पायरोविक एसिड कहते हैं। और फिर ये जो पायरोविक एसिड है ये 2 तरह की फर्मेंटेशन कर सकता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। तो ये जनरल सी बायोलॉजी है 9th क्लास के लेवल की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। एसिड लैक्टिक एसिड है, दही बनती है, आप दूध को जाग लगाते हैं, दूध में शुगर होती है, लैक्टोज, लैक्टोज से ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज से आगे लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी तरह यीस्ट जो है वो अल्कोहल बनवा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज और रिएक्टिविटी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उसमें से करंट गुजर सकता है, तो ये कंडक्टिविटी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेलेबल? तो किस मेटल में ज्यादा एबिलिटी होती है शीट्स में कन्वर्ट होने की? तो गोल्ड इन सबसे ज्यादा मेलेबल है। इन कार्बन डाइऑक्साइड द करेक्ट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द फार्मूला इज विच ऑफ द फॉलोइंग? अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये 2 एटम से बनता है, कार्बन से ऑक्सीजन से। तो आपने इसका फार्मूला कैसे लिखना है? आपको कैसे पता चले कि ये CO है या CO2 है या CO3 है या C2O2 है? उसके लिए आप इनकी वैलेंसीज लिखते हैं। कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की है 2, तो आप इनकी वैलेंसीज लिखने के बाद उनको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी इधर लिखेंगे, कार्बन की इधर। ये आपके पास हो गया C2O4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास रह जाएगा CO2। सो राइट आंसर है क्रॉस करें वैलेंसीज को और फिर सिंप्लीफाई कर दें। मेन इंग्रेडिएंट इन योगर्ट इज मिल्क। जो दही बनती है उसमें मेन चीज दूध होता है। टाइप ऑफ मिल्क यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योगर्ट। जिस तरह का दूध वैसी दही। स्किम्ड मिल्क इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ योगर्ट? अगर हम चाहते हैं कि दही में फैट मिनिमम हो तो नॉन फैट जो मिल्क है वो हम यूज करते हैं, तो नॉन फैट हमारे पास योगर्ट बनती है। कॉमेट्स आर कैलेस्ट्रियल बॉडीज मोस्टली मेड ऑफ रॉक एंड डस्ट स्टक टुगेदर विद आइस एंड गैसेज। हाउ ऑफन डज अ कॉमेट ग्रोज अ न्यू टेल? एक कॉमेट जो है ये न्यू टेल क्यों बनाता है? देखें, कॉमेट जो है इसमें आइस और गैसेस होती हैं। जब ये सूरज के पास से गुजरते हैं तो आइस सब्लिमेट हो जाती है, तो उसकी जब सब्लिमेशन होती है तो उससे आपको न्यू टेल ग्रो करती हुई नजर आएगी। सो एवरी टाइम इट गेट्स क्लोज टू द सन, ये हमारा राइट आंसर है। What is the balanced chemical equation for the following reactions? तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2H2 plus O2 goes to 2H2O, यानी कि जो H2 plus O2 ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस तब होता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हों। On which date was the UDHR officially represented to the world? तो 10 दिसंबर 1948 को UDHR ने रिप्रेजेंट किया था दुनिया को। What material were the earliest coins in the subcontinent made of? बरसगीर में सबसे पहले जो सिक्के बने थे वो किसके थे? वो कॉपर के थे। What is the highest peak of Himalayas in Pakistan? पाकिस्तान में कराक्रम की जो सबसे बड़ी चोटी है that is K2, और ये पाकिस्तान की आप कह सकते हैं ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी चोटी है, तो ये कराक्रम की है इनफैक्ट। What major national movement did मौलाना मुफ्ती महमूद joined in 1944? तो पाकिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन किया था। Where did बहादुर शाह जफर died after being exiled by the British? तो रंगून में इनकी डेथ हुई थी, वहां पर इनको कैद किया गया था बर्मा में। Who evaluated the success of Woods dispatch? इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान आया था 1854 में कि इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से होगी, एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जाएगा, उसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। इसको इवैल्यूएट किया था हंटर कमीशन ने। व्हाट वाज शाह वलीउल्लाह's रियल नेम? शाह वलीउल्लाह का जो असल नाम था वो कुतुबुद्दीन था। Who was the founder of मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल? सर सैयद अहमद खान जो थे वो फाउंडर थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के। When did the United States enter World War II? यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी जंग अजीम का हिस्सा 1941 में बना जब जापान ने अमेरिका पर हमले करने शुरू किए। Which principle of curriculum is reflected in Herbert Spencer's idea that literature, music and art should occupy the relaxation part of education?
तो ये कुरिकुलम का कौन सा पार्ट होता है? ये कुरिकुलम का वो पार्ट होता है जो पढ़ाई को कंपैरेटिवली आसान बनाता है और तफरी जैसा बनाता है, शौक पैदा करता है स्टूडेंट्स में, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ लेयर कहते हैं। Curriculum development is a dynamic process that requires continuous research. Which of the following is essential for its betterment? तो बार बार उसकी evaluation होती रहे, यही जरूरी होती है। Which branch of philosophy focused on essence and significance of value? तो एक्सियोलॉजी है जो किसी भी चीज की सिग्निफिकेंस और सेंस को फोकस करती है। Which punctuation is used for making contractions? तो एपोस्ट्रोफी का हम जो साइन है वो यूज करते हैं। He has little इंटेलिजेंस, तो यहां पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है? लिटिल है। लिटिल जो है ये आपके पास इनफैक्ट क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कम है, लेकिन ये काउंटेबल अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो क्वालिटी इज द राइट आंसर। द सिनोनिम ऑफ वेस्ट इज, तो वास्ट का जो सिनोनिम है इसका मतलब तो बहुत ज्यादा होना, तो इमेंस जो है ये आपके पास वास्ट का सिनोनिम है। अ डैश इज अ प्रॉब्लम इन अ फेबल that makes the characters work and resolve it, तो a conflict is a problem in a fable. The frog hurt itself, जो frog है हम इसको जेंडर असाइन नहीं करते, तो हम कहते हैं the frog hurt itself while playing। तो यहां पर पार्ट 1 की जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन जाएं, ताकि जब भी कोई पास्ट पेपर्स डिस्कस हो, कोई न्यू जॉब्स असाइन हो, तो आपको साथ साथ बताया जा सके। जिस तरह रिसेंटली जॉब्स आई हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में 36 जॉब्स आई हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर की 2 सीट्स आई हैं, तो ये एफपीएससी की जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे इन पे अप्लाई करना चाहिए। उसकी डिटेल के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, और सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।